ना अंकिता ना, तो किसी सूरत में मुंबई नहीं आ रही है। पर क्यों? मैं भी तेरे साथ मेहनत करके 2 पैसे कमा सकूंगी। मुझे पता है तेरे सर पर कितना बोझ है। चुप कर अंकिता, तुझे इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, सारा का सारा। मुझे मेरे 75,000 आज ही चाहिए। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं आज ही आ रही हूँ लेने। ये जो भी हो रहा है इसमें सच्चाई नहीं है, ये बस एक साया है। वो प्यार प्यार नहीं होता जो किसी को कुछ दे ना पाए। वो बस एक साए की तरह होता है जो पीछा करता रहता है। साहब, मैंने भरी बोरी देखी, मन में लालच आया, सोचा भंगार होगा तो बेचूंगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए मैं बोरी की तरफ बढ़ा। उस बोरी में लाश है साहब। आदमी की है औरत की? औरत की। वो देखो साहब। मोड़े, खोलो गठरी। जवान औरत की लाश पर पुलिस को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। अब इस ब्लाइंड केस में पीड़ित की शिनाख्त करने में वक्त तो लगने ही वाला था, लेकिन लाश पर पुलिस को कुछ निशानियां मिली जो लाश के साथ साए की तरह पीछे पीछे आईं, और ये निशानियां पुलिस को उस दिशा में ले जाने वाली थी जहां इस कत्ल का खुलासा होने वाला था। गला घोटने से मौत हुई है। चेहरे पर खरोचों के निशान है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसने फाइट बैक किया होगा। विक्टिम की एज 20 से 27 साल। मौत की टाइमिंग 48 से 55 घंटे हुए होंगे। 48 से 55 घंटे, यानी परसों, मतलब 12 जून को इसका कत्ल हुआ और उसके बाद इसको डंप कर दिया गया। डॉक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप? सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के तो कोई निशान नहीं लग रहे इंस्पेक्टर, पर एक बात है, कत्ल के कुछ मिनटों पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई होने की संभावना है। कपड़ों की कोई चीरफाड़ नहीं हुई थी। डॉक्टर, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कोई सुराग नहीं मिला है। एक बहुत जरूरी बात है। क्या? विक्टिम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। एक बात और है, पता नहीं आपको कितना हेल्प करेगी। कत्ल के दौरान इस लेडी ने कोई अंडरगारमेंट नहीं पहने थे। लाश को मिले 3 दिन हो गए सर, अभी तक खाता नहीं खुला। सारी मिसिंग कंप्लेंट छान मारी? हाँ सर, कुलाबा से लेकर विरार तक, CST से लेकर कल्याण, करजत, कहीं से कुछ नहीं मिला सर। 20 से 27 साल की लड़की थी और 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। कत्ल के दौरान इस लेडी ने कोई अंडरगारमेंट नहीं पहने थे। भोसले, पता नहीं ये बात हमारी कितने काम आएगी, पर डॉक्टर ने कहा था कि लड़की ने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने। सर, विक्टिम के कैरेक्टर पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, पर अक्सर मुंबई में प्रोस्टिट्यूट्स अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती। I mean, आप समझ रहे हैं ना सर? चलो, एक पॉसिबिलिटी तो मिली। भोसले, इसी दिशा में जांच शुरू करते हैं। लाश ने अपने आप एक सुराग, एक निशानी दे दी थी, और यह सुराग लाश की शिनाख्त में अहम साबित हुआ।
साहब एक बाय डांसर है पहचान की, मालती। मैंने उसको डेड बॉडी की फोटो दिखाई। अरे मैंने तो ऐसी गुगली मार दी साहब और हाथ में विकेट आ गया। ये मालती बार डांसर, क्या वो विक्टिम को जानती थी? नहीं साहब, वो उसको जानती तो नहीं थी, लेकिन मालती बोली कि उसने देखा है पहले उसे। मैं अक्षरा बार में वेट्रेस हूँ सर। इसे देखा कभी अक्षरा बार में? नहीं सर, मुलुंड में होटल रेड प्लाजा है, वहां देखा। कभी बात नहीं हुई? नाम, फोन नंबर कुछ? नहीं सर, हाय हेलो के आगे कुछ भी नहीं। कुछ और बता सकती हो? ये थी कौन? मेरे जैसी थी सर, साइड बिजनेस करने वाली, हर बार नए कस्टमर के साथ आती थी सर। भोसले, पहले ऐसा हमें लगा था कि शायद चांदनी प्रोस्टिट्यूशन में थी, लेकिन अब कंफर्म। एक काम करते हैं, होटल रेड प्लाजा के मैनेजर से बात करते हैं। हाँ सर, इसे मैं जानता हूँ, अपने यहाँ रेगुलर थी। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर? सर हर बार किसी न किसी कस्टमर के साथ होती थी, इसीलिए कभी बात नहीं हुई और डिटेल्स भी नहीं पता। कस्टमर्स की डिटेल्स दो सर। डिटेल्स? हाँ मोरे, बोल। साहब 2 लोग आए इधर, बोल रहे लड़की को पहचानते हैं। राजस्थान से हैं सर। लेकिन है कौन? रमन परमार और सावित्री परमार। उन्होंने लड़की का पोस्टर देखा था। रिश्तेदार हैं क्या? हम चाली से निकल ही रहे थे साहब, तब हमने वो तस्वीर देखी। साहब मन ने लागो है कि ये हमारी ही छोरी है, चांदनी परमार। 9 जून को आखिरी बात हुई थी साहब चांदनी से। मैंने उसे बताया कि हम लोग मुंबई आ रहे हैं। जब यहाँ घर पहुंचे तो तालो लगो थे साहब, 3 दिनों से लगो है तालो। हम तो हताश होकर अपने गांव जा रहे थे साहब, राजस्थान। तभी जो हमारी लुगाई है, चांदनी की माई, इसकी नज़र उस तस्वीर पे पड़ी और फिर हम लोग यहाँ चले आए साहब। भोसले, श्राद्ध करवा। क्या परेशानी थी आपकी बेटी चांदनी को? कभी उसने कुछ बताया आप लोगों से? माँ भी आ रही है क्या बापू? हाँ हाँ, तेरी माई ही तो आने की जिद कर रही है। वैसे तू कैसी है? अच्छी हूँ। आप लोग आओगे तो कुछ दिन और अच्छी रहूंगी। अंकिता, तू सब कुछ संभाल तो लेगी ना यहाँ अकेले? मैंने आप बच्ची ना समझो बापू, और आप और माई हमारी फिक्र करना छोड़ दो। रे बावड़ी, तू बच्ची ना है, तभी तो फिक्र करते हैं। कौन से गांव से हैं आप लोग? ललितपुर, राजस्थान। आपकी बेटी यहाँ मुंबई में क्या करती थी? नौकरी करती थी साहब। कैसी नौकरी? हम लोग बन जा रहे हैं साहब। 6 साल पहले हमारे गांव के कुछ लोगों के साथ चांदनी मुंबई आ गई थी पैसे कमाने। मजबूरी थी साहब, हमारी तबीयत बहुत खराब थी। गरीबी के मारे घर में 2 वक्त की रोटी भी ना पक रही थी। रमन जी, आप हमें चांदनी का मोबाइल नंबर दीजिए। इस नंबर के सारी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। तुरंत मतलब अभी के अभी। साहब, चांदनी ने तो हमें कभी कुछ ना बताया कि उसे क्या तकलीफ थी। हमें ना है पता साहब। आपकी दूसरी बेटी अंकिता, उसे कुछ पता हो सकता है क्या? पर क्यों? मैं भी तेरे साथ मेहनत करके 2 पैसे कमा सकूंगी। मन ने ना लगा साहब कि चांदनी ने उसे भी कुछ बताया होगा। जब आपकी बेटी चांदनी मारी गई तब वो 2 महीने पेट से थी।
रमन जी, सावित्री जी, जब तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लग जाता तब तक आप लोग मुंबई में ही रहिए, और कल दोपहर तक आपकी बेटी चांदनी का शव आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। यह केस अब एक ब्लाइंड केस नहीं रहा था। लाश चांदनी परमार नाम की एक 24 वर्षीय औरत की थी। चांदनी के गरीब मां बाप राजस्थान में रहने वाले बंजारे थे, जो शायद ये नहीं जानते थे कि चांदनी इस व्यवसाय में थी, और ये भी नहीं जानते थे कि चांदनी 2 महीने प्रेग्नेंट थी। चांदनी रहस्य के बादलों में छुपी थी, और ये बादल और घने होते गए। मोरे, ताला तोड़ो। जी सर। नहीं सर, मैं किसी चांदनी परमार को नहीं जानता। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड तो कहते हैं कि तुम चांदनी को अच्छी तरह से जानते हो। कम से कम 20 एक बार फोन कॉल हुए हैं तुम्हारे और चांदनी के बीच। ये तो प्रियंका है। क्या? और इससे पहले इसने कभी अपना नाम चांदनी परमार नहीं बताया। ये हमेशा अपने आप को प्रियंका बताती थी। और हाँ सर, इसके साथ कई बार मैं बैठा हूँ। अच्छा, चांदनी था उसका नाम? मैंने तो कभी पूछा नहीं, और वो मुझसे कभी बात भी नहीं करती थी। कोई तो होगा जिससे वो बात करती होगी। पता नहीं साहब, वैसे तो वो 6 साल से यहाँ रहती थी, पर अपने में खोई रहती थी, किसी से घुलती मिलती नहीं थी। बरोबर है साहब, ये प्रियंका है, ये धंधा करती है। मैं खुद इसके साथ गया है 3-4 बार होटल रेड प्लाजा में। क्या? ये क्या कह रहे हो बापू? मन ने कुछ भी पता ना है अंकिता। 5 दिन पहले यहाँ की पुलिस को थारे बहन की लाश मिली है। बापू, दीदी ने तारे को कुछ बताया था क्या कि परेशानी थी उसको? ना उसने मन ने कुछ बताया, और ना ही थारी माई को। भोसले, पूरे मोहल्ले में कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि चांदनी और प्रियंका अपने आप में ही रहती थी। सर, मैंने फोन रिकॉर्ड में से कम दर्जन भर लोगों से बात की। सभी ने कबूल किया कि वो उसके कस्टमर थे। कुछ तो खटक रहा है भोसले। 6 साल से चांदनी एक ही मोहल्ले में रहती थी, और वहां पर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहां तक कि उसके माँ बाप को भी भनक नहीं है कि वो क्या काम करती थी, किस हाल में थी, और 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। भोसले, एक काम करो, इसके सेलफोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको कॉल। सर, कोई तो होगा जो इस चांदनी और प्रियंका के राज पर से रजाई हटाकर हमें इसका असली चेहरा दिखाए। सर, उसका नाम प्रियंका है। मैं उसके साथ कई बार होटल गया हूँ। क्या हुआ सर? चांदनी और प्रियंका का मर्डर हुआ है। मर्डर? तुम चांदनी को कैसे जानते हो? सर, पहली बार मैं उससे रानी बार में मिला था। वो वहीं पे काम करती थी। कहाँ पर है रानी बार? भांडुप में सर। साहब, अब यहाँ कोई लड़की अपना असली नाम तो नहीं बताती। चांदनी परमार शायद वो सिर्फ घर पे होती थी। जब प्रियंका नाम का मेकअप उतारती। चांदनी परमार और प्रियंका का मर्डर हुआ है। अभी हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम। इसके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि ये किस तरह से पैसे कमाती थी। अब हम इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? सर, ये लाइसेंस बार है। यहाँ जो होता है साहब लीगल तरीके से होता है। अब ड्यूटी के बाद लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, मैं नहीं जानता साहब। ये उनका निजी मामला है। 5 दिन पहले चांदनी परमार और प्रियंका का मर्डर हुआ। 5 दिन से वो काम पर नहीं आई। आपको खटका नहीं? खटका था ना साहब कम से कम 25 बार उसको फ़ोन किया, लेकिन हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। मेरे को लगा कि किधर दूसरी जगह उसने काम पकड़ा होगा। मैंने शालिनी को भी पूछा था साहब, लेकिन उसको भी कोई आइडिया नहीं। शालिनी भी यही काम करती है? हाँ साहब, शालिनी इधर ही काम करती है। उसकी और प्रियंका की बहुत जमती थी। कहाँ मिलेगी ये शालिनी? शालिनी, तुम्हारी दोस्त चांदनी और प्रियंका का मर्डर हुआ। कुछ बता सकती हो किसने क्या होगा? पता नहीं साहब। तुम दोनों दोस्त थी ना? हाँ। तुम्हें पता था प्रियंका धंधा करती थी? धंधा तो मैं भी करती हूँ साहब। बाहर की नौकरी से सिर्फ जेब खर्च के पैसे आते हैं। घर भेजने लायक पैसे तो धंधे से ही आते हैं। प्रियंका का कोई इश्क विश्क का चक्कर, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? पता नहीं साहब। प्रियंका एकदम बंद मुट्ठी थी, कभी भी कुछ नहीं बोलती थी अपनी जिंदगी के बारे में।
बस एक दिन उसके मुंह से निकल गया था कि गांव में उसकी कोई छोटी बहन है जिसकी शादी के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है। शालिनी, प्रियंका 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या साहब, ये बात तो उसने कभी भी नहीं बताई। लेकिन हाँ साहब, वो हमेशा उदास रहती थी, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। पक्का उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? कस्टमर तो कई थे, बॉयफ्रेंड था कि नहीं वो मालूम नहीं साहब। 6 साल पहले एक लड़की मुंबई आती है, प्रोस्टिट्यूशन में दाखिल होती है, राजस्थान में अपने गरीब माँ बाप को पैसे भेजती है, फिर उसका मर्डर हो जाता है, और वो भी तब जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि माँ बाप भी बिल्कुल अनजान है। भोसले हो सकता है इसके माँ बाप को जानते हो, लेकिन हमें बताना नहीं चाहते। सर, ये रमन और सावित्री परमार चांदनी से मिलने मुंबई आए और उसी वक्त चांदनी का कत्ल हुआ जब चांदनी प्रेग्नेंट थी। चांदनी मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब तक कोई लीड नहीं लगी थी। जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा चांदनी के गांव ललितपुर राजस्थान में पहुंचाया, तब उनके सामने आए कुछ और राज जो चांदनी के अतीत में घिरे थे। हुकुम, ये चांदनी पिछले 6 साल से मुंबई में थी। इसकी एक छोटी बहन है अंकिता, जिसका लगन तय हो गया है। वेल जी, चांदनी के माँ बाप यहीं पर हैं और हमें सब कुछ बता चुके हैं। तुम हमें वो बताओ जो वो लोग नहीं जानते, हमें बताना नहीं चाहते। हुकुम, परमार के घर एक 2 साल की बच्ची है, पर वो अंकिता की तो ना है। तो फिर किसकी है वेल जी? किसी को नहीं पता हुकुम। मन्ने ना पता साहब, वो बच्ची किसकी है। पिछले 2 साल से तुम दोनों और अंकिता मिलकर एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो, और हमसे कहते हो कि तुम्हें यह नहीं मालूम वो बच्ची किसकी है। रमन, अब वक्त आ गया, जो भी सच है हमें वो बताओ। आप तीनों से एक बात कह रही हूँ, मुझसे कभी मत पूछना कि ये बच्ची है किसकी। पर यो क्या बात हुई? बिना जाने पहचाने हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे? क्योंकि मैं कह रही हूँ, अपनी बच्ची जैसे संभालो इसे, और दोबारा कभी मत पूछना कि ये बच्ची है किसकी। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास एक बच्ची छोड़कर जाती है परवरिश के लिए, और तुम उससे पूछते तक नहीं कि वो बच्ची किसकी है। रमन परमार, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लेंगे? किस मुंह से पूछता साहब चांदनी से? बीमारी ने मन ने मजबूर कर दिया था छोरी के कमाई पे जीने के लिए। बाप होने का हक ही खो दिया तो मैंने 6 साल पहले चांदनी को मुंबई ही ना भेजना था साहब। आधी रोटी खाते, भूखों मरते, लेकिन ये मुंबई तो हम सबको जीते जी मार गए साहब। बापू, गांव के दूसरे लोग भी जा रहे हैं मुंबई में, छोरिया भी है। मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी, अच्छे पैसे कमा कर भेजूंगी बापू आपको। लेकिन छोरी, इतने बड़े शहर में तू अकेली वहाँ क्या काम करेगी? माई कहते हैं मुंबई में सबके लिए काम होता है। नहीं चांदनी, तू कटे न जाएगी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बापू, 4 महीने से तो आप ठीक ना हुए हो, और होंगे कैसे ठीक? इलाज के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। बापू, मैं अच्छे पैसे कमा कर भेजूंगी आपको। चांदनी, तन्ने अकेले भेजने को मेरा दिल नहीं मानता। बापू, अगर मेरी जगह थारा कोई बेटा होता तो आप भेज देना उसे। बापू, मैं अंकिता से बड़ी हूं, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मान भी जाओ बापू। ए माय, समझाओ ना बापू को। बापू, बापू हाथ जोड़ती हूँ। हमारी तबीयत कभी ठीक ही न हुई साहब। चांदनी पैसे कमा कमा कर भेजने लगी, हर महीने थोड़ा ज्यादा। कभी सोचा नहीं, कभी उससे पूछा नहीं कि वो ऐसा भी क्या काम करती है? शर्म से पानी पानी हो गए साहब जब पता चलो। मतलब तुम जानते थे चांदनी क्या काम करती है?
चांदनी, तेरे भेजे हुए पैसे बहुत काम आ रहे हैं हमारे। माई बस तू बच्ची का ख्याल रख और बापू का इलाज कभी मत रोकना। छोरी, शर्म से गर्दन झुकती है हमारी। थारे हाथ पीले करने के बजाय थारी कमाई पे जी रही है। माई, तू बस अंकिता की ब्याह का सोच। मेरा ब्याह तो अब होने से रहा। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? मुझसे अब कौन ब्याह करेगा माई? क्यों? क्या कमी है थारे में? पूछ मत माई, ये शहर है ही बड़ा खराब। खराब है तो वहां 1 साल से क्या कर रही है? पता है, थारी बहन अंकिता भी थारे पास आकर तारा हाथ बटाने की बात कर रही है। कभी नहीं माई, कभी नहीं। चांदनी, ओ चांदनी, तो वहां कोई गलत काम तो ना कर रही है ना? चांदनी, जवाब दे हमारी बात का। गलत तो सिर्फ पहले 2-4 बार लगा था, अब सही सिर्फ पैसा लगता है, बाकी कुछ सोचती तक नहीं। चांदनी ठीक तो है? चांदनी की भाई क्या हुआ तन्ने? चांदनी में इतनी ईमानदारी तो थी साहब कि उसने अपने माई को अपनी असलियत बताने की हिम्मत जुटाई, पर मारी हिम्मत और मारा ईमान दोनों को बीमारी मार गई साहब। सुनकर मैं अंदर से चूर चूर हो गया था साहब, पर मैंने उसे रोका नहीं। हमारा स्वार्थ हमारे ऊपर हावी हो गया था साहब। वो घर चला रही थी, पैसे आने रुक जाते तो हमारा क्या होता। आदत हो गई थी साहब, उसके पैसों की आदत हो गई थी। हम जानते थे साहब कि वो यहाँ क्या काम करती थी। हम ये भी जानते थे कि वो अंकिता को यहाँ क्यों नहीं बुलाना चाहती थी। चांदनी ने जो बच्चा दिया था तुम्हें परवरिश करने के लिए, तुम सच में उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं साहब। और उसके होने वाले बच्चे के बारे में? नहीं। 9 जून को बात हुई थी हमारी चांदनी से। उसने बताया कि अंकिता के ब्याह के सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, पर वो गांव ना आ सके है पहुंचाने को। तो तुम दोनों यहाँ पैसे लेने आए थे? हाँ साहब, पर सपने में भी ना सोचा था कि वो पेट से है या फिर उसका कत्ल होने वाला है। दुर्जन सभावत कौन है? ये वही है ना जिससे चांदनी की शादी तय हुई थी? हुकुम, परमार के घर से उस बच्ची के अलावा एक और काम की बात पता चली है। कैसी काम की बात है? 7 साल पहले इस चांदनी का लगन होने जा रहा था दुर्जन सभावत के साथ। वो शादी नहीं सगाई थी साहब। 1 साल चांदनी दुर्जन के घर रहकर वापस अपने बापू रमन के घर लौटी। सगाई के बाद चांदनी 1 साल दुर्जन के घर रही, पर शादी नहीं हुई। हाँ हुकुम, शादी टूट गई। हाँ साहब, चांदनी की सगाई हुई तो थी दुर्जन सभावत के साथ, पर वो तो 7 साल पहले की बात है। उसे आज से क्या मतलब? रमन परमार, चांदनी का कत्ल हुआ है और कातिल को ढूंढने के लिए मैं 7 साल पहले तो क्या 7 पीढ़ियां पीछे भी जा सकता हूं। पर दुर्जन सभावत तो 1 साल बाद ही चांदनी की जिंदगी से चले गए तो। क्यों?
सुन भाई कमलेश, सौदा 1.5 का पक्का हुआ था, उसमें मैं 1 फुट टिकोड़ी भी कम ना करूंगा। लेकिन रमन भाई, बात तो ठीक है थारी, और फिर हमने भी तो सामने से 50 दिए थे ना। अब हमारी ताकत ही नहीं है तो क्या करें? क्या करेंगे क्या मतलब? ये तो सीधा सीधा धोखा है ना। ये धोखा ना है, सच्चाई ये है हमारा बुरा वक्त चाले है। पर अच्छी बात यह है कि 1 साल में आपकी चांदनी हम सबके साथ खूब घुल मिल गई है, और दुर्जन और चांदनी में भी खूब जमे हैं। रमन भाई साहब, अब मान भी जाओ। अरे सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी छोरी के लिए दूसरा दूल्हा ढूंढूंगा, या फिर बिन ब्याह है सारे जीवन घर में बैठा के रखूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब हमारी छोरी तेरे बहन के घर में नहीं जाएगी। लेकिन भाई साहब, बिरादरी में बात फैल जाएगी। तो ये बात भी तो फैलेगी कि सगाई के वक्त इन्होंने 1.5 लाख का सौदा किया, 1 साल तक बिटिया को बैठा के घर में रखा, और अब शादी के वक्त मुकर रहे हैं। ना भाई ना, मैं ये सगाई अभी के अभी तोड़ रहा हूं। और एक बात और काट खोल के सुन लो, मैं अपनी छोरी की शादी इस दुर्जन के साथ तो कभी न करूंगा। ये तो 6 साल पहले की बात है साहब। चांदनी 1 साल दुर्जन के घर रह के आई, फिर सगाई टूट गई। दुर्जन 1 साल साथ रहा चांदनी के, दिल दुख गया होगा उसका, लौट आया होगा बदले के लिए। ऐसा ना हो सकता साहब। क्यों? ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? चांदनी और दुर्जन का जोड़ी हमारे दोस्त कमलेश ने बनाया था। कमलेश दुर्जन का मामा है। वो लोग कबीरपुर मध्य प्रदेश से हैं। दुर्जन अभी कहाँ है? कबीरपुर में है साहब। उसका ब्याह हो गया है, एक बच्चा भी है। कमलेश से सारी खबर मिलो है साहब। तुम हमसे और कौन कौन सी बातें छिपा रहे हो रमन परमार? चांदनी 2 महीने के पेट से थी, और कौन था उसकी जिंदगी में? ब्याह का तो माने कोई पता नहीं बापू, बस हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। है कौन वो छोरो? रवि जोशी नाम है उसका, मुंबई का ही रहने वाला है। अभी बता रहे हो रवि जोशी के बारे में, और हमसे क्या क्या छुपा रहे हो रमन परमार? हाँ, तुम्हारे घर में जो बच्ची है वो रवि जोशी की है ना? नहीं साहब, मन ने ना पता। मैं उस रवि से एक ही बार मिला था, जब चांदनी से पहली बार मिलने मुंबई आया था। रहता कहाँ है रवि जोशी, और करता क्या है? वो तो मैंने ना पता साहब, पर उसका मोबाइल नंबर है हमारे पास। मोबाइल नंबर दो। चांदनी के बाबू, क्या ऐसी कोई और बात है जो सिर्फ आप जानो और मैं नहीं? ना। वो बच्ची किसकी है? सावित्री। जितना तन्ने पता है उतना ही मन ने भी, और कुछ भी ना। सर, रवि जोशी के फोन रिकॉर्ड मिल गए, बलून का एड्रेस है। फोन नहीं करते, सीधा उठा लेते। मूव। दुर्जन सभावत? हाँ बिल्कुल जानता हूँ दुर्जन को। घर कहाँ पड़ता है इनका? ये गली देख रहे हैं आप? हाँ। इसमें चौथा मकान है उनका। अच्छा, और कौन कौन रहता है साथ में उनके? दुर्जन की पत्नी शारदा, उसका बेटा रोहित, और बूढ़े माँ बाप। अच्छा ठीक है, एक चिप्स दे दीजिए 5 वाला। हाँ। हाँ साहब, ये दुर्जन सभावत ने 6 साल पहले चांदनी से सगाई तोड़ने के बाद शारदा से ब्याह कर लिया। एक छोटा बच्चा भी है 5 साल का, रोहित, और माँ बाप किशोर और बनीता सभावत सब साथ में ही रहते हैं। ये दुर्जन है क्या गांव में अभी? बाहर गया हुआ है काम से। पड़ोसियों से काफ़ी सारी बातचीत की है मैंने, खुश मालूम पड़ता है। आपके काम का नहीं है शायद ना?
सर ये दुर्जन का कोई कनेक्शन लगता नहीं, वो तो खुशी खुशी सेटल है कबीरपुर मध्य प्रदेश में बीवी बच्चे के साथ। अतीत के साए वर्तमान में अपना असली हाल कहाँ बयां करते हैं भोसले? गुजरे कल के मुखौटे ने अभी हमें सिर्फ एक झलक दी है। पहले हम इस रवि जोशी से निपट लें, धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे और हम उन्हें खेलेंगे। नमस्ते साहब। साहब क्या हुआ? तू रवि जोशी है? हाँ साहब, पर हुआ क्या? चांदनी परमार को तूने क्यों मार डाला? कौन चांदनी परमार साहब? चांदनी परमार, प्रियंका का असली नाम। प्रियंका? चल। ज्योति, इसे भी उठा लो। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अभी जिस लड़की को आपने अंदर किया ना साहब, प्रियंका भी वैसे ही थी। टाइम पास। टाइम पास मतलब टाइम पास कर करके जब तू उससे बोर हो गया तो तूने उसे मार डाला, लाश फेंक दी उसको। साहब इतना मेंटल भी नहीं हूं मैं। तेरा उसके साथ अफेयर कब से चल रहा था रवि? अफेयर? अरे नहीं साहब, मैं तो उसके साथ बैठता था, फिर वो अपने को पसंद आने लगी थी। और जब तुझे पता चला कि वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई है तो तेरी पसंद नापसंद में बदल गई। प्रेग्नेंट? साहब क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। इतना तो मालूम है ना कि उसका मर्डर हो गया है। पोस्टर देखा शहर में, काफी दुख हुआ। अगर तुझे सच में दुख होता ना तो तू सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आता, कुछ पूछने, कुछ बताने। मैं जानबूझ के सुमड़ी में बैठा था क्योंकि मेरे को मालूम था अगर मैं सामने आया तो सारे थप्पड़ मेरे को ही पड़ेंगे। कोई बिना गलती के तुझे थप्पड़ क्यों मारेगा? हाँ साहब मैं जानता था वो क्या काम करती थी। काफी लोगों के साथ उठना बैठना था उसका। शुरुआत में वो मेरे को पसंद आई थी, पर इतनी भी नहीं कि मैं उसको लेके सीरियस हो जाऊं। साहब मैं सामने से बोलता हूँ, मैं उससे बोर हो गया था। साहब मैं तो पिछले 4 महीने से उसके साथ एक भी बार नहीं बैठा। अरे झूठ बोल रहा है तू रवि जोशी। वो तेरे से प्रेग्नेंट हो गई थी, तुझसे शादी की मांग करने लगी या फिर बहुत सारे पैसे मांगे होंगे तुझसे, जिससे तू तंग हो गया और तूने मार डाला। मुझे मेरे 75,000 आज ही चाहिए। साहब ये सरासर गलत है। मैं तो काफी टाइम से उसका फोन उठाता ही नहीं साहब। ये देखो मैंने उसका नंबर किस नाम से सेव किया है, सरदर्द। साहब मैं काफी टाइम से उससे पीछा छुड़ाने को ट्राई कर रहा था। मैंने तो 4 महीना पहले से उसका फोन उठाना बंद कर दिया था और 2 महीने से उसने भी मैसेज वगैरह सब बंद कर दिया। मेरे को लगा चलो बला टेली। अब प्रियंका की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हाय शपथ। सर जो नंबर इसने सरदार के नाम से सेव कर रखा था वो चांदनी के नंबर से अलग है। रवि जोशी, तेरा सर दर्द अब शुरू हो चुका है। तेरी चोरी पकड़ी गई। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि जो नंबर तूने सर दर्द के नाम से सेव किया हुआ है वो नंबर प्रियंका का है ही नहीं। साहब ऐसा कैसे हो सकता है साहब? मेरे पास उसका यही नंबर है और इसी पे हमारी कई बार बात हुई है। तभी तो इस नंबर को मैंने वो नाम दिया था ताकि वो मेरे को फोन कर तो मैं अवॉइड मार सकूं। और आप ये क्या? हाँ सर ये नंबर, ये सरदर्द वाला जो रवि के हिसाब से चांदनी और प्रियंका का है, वो नंबर दुर्जन सबावत के नाम से रजिस्टर्ड है सर। दुर्जन सबावत मतलब सगाई टूटने के बाद भी इसका चांदनी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा हो। सर 6 साल पहले टूटी थी सगाई। सगाई टूटी पर रिश्ता नहीं। सगाई के 1 साल में रिश्ता और मजबूत हो। दुर्जन सबावत अतीत की परछाई बनकर चांदनी का पीछा करता रहा जो कभी छूटता नहीं। पर ऐसा कैसे हो सको है साहब? ऐसा ही हुआ है रमन। बस अब हमें यह पता लगाना है कि चांदनी जो दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रही थी वो नंबर दुर्जन सबावत के नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है। साहब जितना मन ने पता है सगाई टूटने के बाद चांदनी और दुर्जन कभी मिले ही ना। सगाई टूटी नहीं थी रमन,
बल्कि तोड़ी गई थी। लेकिन तुम चांदनी और दुर्जन का रिश्ता नहीं तोड़ पाए। चांदनी जो दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रही थी, वो नंबर चांदनी और दुर्जन के रिश्ते का गवाह है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मेरे पास प्रियंका का यही नंबर है जिसपे हमारी बात होती थी, और दूसरे नंबर के बारे में तो मेरे को मालूम भी नहीं है। हाय शकुन साहब। अरे शारदा, कैसी है तू? ठीक हो पुष्पा बहन? दुर्जन भाई साहब बहुत दिनों से गांव से बाहर गए हुए हैं ना? हाँ, वो बाहर गए हैं। अब तक लौटे नहीं? नहीं लौटे। ऐसा भी क्या काम जो बीवी बच्चे से दूर रखे? वैसे बातचीत तो होती है ना तुम्हारी? साहब, दुर्जन एक लंबे समय से गांव वापस नहीं आया है। उसका मोबाइल नंबर निकाला है मैंने यहीं एक मोबाइल शॉप से। बोल नंबर 444 76 89 87। लेकिन नंबर अभी बंद है साहब। मतलब दुर्जन का कोई ताल्लुक है मर्डर से? दुर्जन की बहन मेघना मुंबई में ही रहती है। इस मेघना का नंबर हाथ नहीं लगा है। जैसे ही नंबर हाथ लगता है तुरंत SMS करता हूँ आपको। सर, दुर्जन एक अरसे से अपने घर कविपुर मध्य प्रदेश नहीं लौटा। फोन स्विच ऑफ रखा है और रिकॉर्ड बताते हैं कि चांदनी और दुर्जन के बीच लगभग हर रोज बात होती है। सगाई टूटने के बाद या तो ये तार फिर से जुड़े या फिर कभी टूटे ही नहीं थे। और सर, चांदनी के मर्डर के दिन दुर्जन के फोन का लोकेशन ये रहा। 12 जून को दुर्जन के फोन का लोकेशन भांडुप, जहां से हमें चांदनी की लाश मिली। और सर, चांदनी का अपना नंबर, दुर्जन का नंबर और दुर्जन के नाम पर लिया गया चांदनी का दूसरा नंबर। तीनों नंबर की लोकेशन 12 जून को भांडुप है और तीनों एक ही समय भांडुप में स्विच ऑफ किया गया। भोसले, ये दुर्जन सबावत 100% इसमें इन्वॉल्व है और मुझे लगता है कहीं भाग निकला है। और सर, चांदनी का दूसरा नंबर जो दुर्जन के नाम पर है, उसका एड्रेस मिला है फिर से भांडुप। सर, मूव। ये बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है? ये तो बाबूराव का फ्लैट है, किराए पे दिया है। कोई मेघना सबावत रहती है। और ये बाबूराव कहाँ रहते हैं? पनवेल में। जी, बाबूराव आपटे? मिच बाबूराव आपटे। तुम्हारी किराएदार मेघना सबावत कहाँ है? वो मेरे भांडुप वाले फ्लैट में होगी। क्या हुआ साहब, कुछ लफड़ा हुआ क्या? ये मेघना सबावत कब से रह रही थी आपके फ्लैट में? इस दिवाली को 5 साल पूरे होंगे साहब। साहब, ये रेंट एग्रीमेंट पर मेघना सबावत का फोन नंबर मिला। मेघना सबावत को फोन मत करना भोसले, रिकॉर्ड से करवाओ। करेक्ट मौका देख के सीधा उठा लेंगे। जी सर। दुर्जन का कोई पता नहीं था, लेकिन पुलिस को दुर्जन की बहन मेघना के बारे में जानकारी मिल गई थी। पुलिस अब बहुत ही खुफिया तौर से चुपचाप अपना काम करने में लग गई। किसी भी तरह की भूल चूक की गुंजाइश नहीं थी जिससे दुर्जन आगाह हो पाता। पुलिस को अब दुर्जन के खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए था। सर, ये मेघना सबावत की किसी नरेश द्विवेदी से बात होती रही है हर रोज। तो फिर नरेश द्विवेदी से बात करते हैं आमने सामने। नरेश के थ्रू हम मेघना तक पहुंचेंगे और मेघना हमें पहुंचाएगी दुर्जन तक। नरेश द्विवेदी तुम हो? हाँ जी सर। मेघना सबावत को जानते हो? हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से। क्या बात है सर? मेघना को कैसे जानते हो? दोस्त है मेरी। कैसी दोस्त? कैसी दोस्त? साहब दोस्त है साहब, अच्छी, मतलब हमारा रिश्ता है। सर प्लीज अब तो बता दीजिए क्या हुआ है? मर्डर हुआ है और हमें शक है कि मेघना का भाई दुर्जन इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए तू अभी मेघना को फोन लगा। बाकी क्या करना है हम बताएंगे। आज ही घर जाना चाहता है ना, तो चल फोन उठा और लगा। फोन लगा, स्पीकर पे डाल। हाँ नरेश। हाँ नरेश, क्या मेघना कहाँ हो तुम? एक फोन नहीं, मैसेज तक नहीं किया। अभी थोड़ा परेशान हूँ, बाद में बात करूँ, ठीक है? नहीं ठीक नहीं है। मेघना मैं तुम्हारे घर गया था, घर में ताला लगा हुआ था। कहाँ हो तुम इस वक्त? स्टेशन जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ तो बताओ। क्या बताऊँ, मेरा भाई दुर्जन बहुत बुरा फंस गया है।
उसके हाथों मर्डर हो गया। क्या? इसीलिए मैं इतने दिनों से घर नहीं गई। मेघना तुम क्यों फंस रही हो इस सब में? नरेश, दुर्जन मेरा भाई है। अच्छा तो ये बताओ कि दुर्जन अभी कहाँ है? आज पंजाब मेल से आने वाला है, इसीलिए दादर स्टेशन जा रही हूँ उसे लेने। फिर वहीं पे तय करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ट्रेन कितने बजे की है? 7 बजे आएगी। मेघना अभी 3:30 बज रहे हैं, मैं भी दादर स्टेशन पहुंचता हूँ। हाँ नरेश, जल्दी आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भोसले, ट्रेन आने में लगभग 3 घंटे बाकी है। मुझे दुर्जन चाहिए। किसी भी हालत में हमारे हाथों से वो बचना नहीं चाहिए। नरेश, तुम मेघना को कांटेक्ट करोगे और जैसे ही दुर्जन सिंह आता है तो हमें सिग्नल दोगे। नरेश, कहाँ हो तुम? मैं अभी दादर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ जाना। अच्छा, अभी पहुंचता हूँ। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 2। दुर्जन की बोगी कौन सी है? पता नहीं, पर मैंने मैसेज करके बता दिया है कि मैं कहाँ मिलूंगी। वो आ जाएगा यहाँ। ये कौन है? ये दोस्त है मेरा, नरेश। भागने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा होगा। लेकर चलो। दुर्जन सवावत फाइनली पुलिस कस्टडी में आ गया था। राज के बादल हटने लगे थे। चांदनी उर्फ प्रियंका के अतीत का साया आखिरकार रोशनी में आ ही गया। अब खुलासा होने जा रहा था सबसे बड़े राज का कि चांदनी और दुर्जन जुदा होने के बाद क्यों और कैसे मिले, और यह मिलन चांदनी का अंत क्यों बना। साहब, आप किस मर्डर की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम चांदनी परमार और प्रियंका के मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो 6 साल पहले तुम्हारी भाभी बनने वाली थी और जिसे 12 जून को तुम्हारे भाई दुर्जन ने मार डाला। ये झूठ है साहब। हमने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त नरेश की फोन पर हुई बात सुनी। उसने हमारे सामने ही फोन किया था। दुर्जन 75% हकीकत हमें मालूम है। सबूत है हमारे पास कि तूने ही चांदनी का कत्ल किया। अब तू चाहे जितना रो ले, रेंग ले कि नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं मासूम हूं, तो फिर बिजली का शौक ही तेरा रोना बंद करेगा।
सगाई टूटने के बाद तू चांदनी की जिंदगी में वापस दोबारा कैसे आया? तेरी तो शादी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था। सर ये सच है कि मेरी शादी हो गई थी और बच्चा भी हो गया था। सब कुछ पीछे छूट गया था सर, मगर मैं चांदनी को भूल नहीं पाया था। पूरे 1 साल थी वो हमारे साथ। माई और बाबूजी को बहुत पसंद थी। हमें तो प्यार ही हो गया था साहब। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय किया था और हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। जब सगाई टूटी तो मेरा दिल टूट गया साहब, बहुत बुरी तरह। मुझे अपना हाल तो मालूम था, पर चांदनी का नहीं। फिर 3 साल पहले मैं और मेरे परिवार वाले ललितपुर गए थे हमारे कमलेश मामा की बेटी की शादी में। तब मैंने चांदनी को फिर से देखा। चांदनी, कैसे हो दुर्जन? मैं ठीक हूँ, तुम? बस हूँ। अभी भी यही हो तुम? मतलब बयान ही हुआ? तुम्हारा तो हो गया होगा। हम दोनों किसी भी रिश्ते में बंधे नहीं थे। हम पर कोई भी मजबूरी नहीं थी कि हम एक दूसरे से कुछ भी बताते। लेकिन उस दिन हम दोनों के दिल खुले, प्यार की बात हुई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे थे साहब। बस उस दिन इजहार हो पाया। जब उसने मुझे बताया कि वो मुंबई में क्या करती है तो एकदम हिल गया। मतलब ना मैं अपनी जिंदगी में खुश था और ना ही चांदनी अपनी जिंदगी में। फिर तुझसे मिलने मुंबई आया? हाँ साहब, मुंबई में मेरी बहन मेघना रहती है। मैंने घर वालों को बोला मैं मेघना से मिलने जा रहा हूँ। जब हम ललितपुर में मिले थे तो हमने एक दूसरे का नंबर लिया था। साहब वो मुझे देखकर खुश हुई थी, शायद उतना ही जितना मैं उसे देखकर खुश हुआ था। अच्छा लगा तुम आए। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे इतने साल बीते ही नहीं। हमारे साथ जो भी हुआ वो हुआ ही नहीं। मर्डर तकदीर से नहीं होता तुझे। तूने बेवक्त चांदनी की जिंदगी खत्म कर दी और उस होने वाले बच्चे की भी। तू चांदनी की जिंदगी में वापस लौट तो आया था तुझे, पर तुझे अपनी जिंदगी में वो इज्जत, वो हैसियत नहीं दे पा रहा था जो चांदनी तुझसे चाहती थी। तूने चांदनी का सिर्फ जिस्म कबूला था, उसकी असलियत नहीं। तू इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहता था क्योंकि चांदनी का काम तुझसे हजम नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है साहब। जब मैं दोबारा चांदनी से मिला तो मुझे पता था वो क्या काम करती। मेरी भी हैसियत चांदनी जैसी ही थी। मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। बस जो वक्त हम लोग साथ में गुजारते थे उसी में खुश होते थे। तो उसे मार क्यों डाला? साहब मुझे पता था एक न एक दिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे सहारा दे सकेगा। और वो रवि जोशी था। रवि से तू चल रहा था। तुझसे चांदनी और रवि का रिश्ता देखा नहीं जा रहा था। नहीं साहब, असलियत ये नहीं है। असलियत तो ये है कि हम दोनों इस रिश्ते से थक गए थे, ऊब गए थे। हमें मालूम था कि हमारे इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो निकल जाता, वापस लौट जाता अपने परिवार के पास। चांदनी को मारने की क्या जरूरत थी? साहब वो मुझसे पैसे ऐंठना चाहती थी।
कीमत लगाई उसने हमारे रिश्ते की, मेरे प्यार की कीमत लगा रही थी। मुआवजा मांग रही थी मुझसे। हाँ, 75,000। 75,000? तुम पागल हो गई हो? मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था दुर्जन। पिछले 3 सालों में हम जितनी बार भी बैठे हैं उसका हिसाब लगाया, और उसके हिसाब से 75 होते हैं। चांदनी, मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारा कस्टमर नहीं हूं मैं। तो फिर क्या हो? देखो मेरी आंखों में और कहो कि हमारे बीच में कभी सच्चा प्यार नहीं था। वो प्यार एक साया है अतीत का। मेरी अभी की असलियत मेरी बहन अंकिता की होने वाली शादी है, जिसके लिए मैं एक एक पैसे जमा कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसकी भी जिंदगी मेरी तरह बन जाए। मतलब तुम इस तरह से मुझसे पैसे वसूल करोगे? मैं कुछ भी करूंगी दुर्जन, मुझे बस पैसा चाहिए। उसे बस पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। उसके धंधा करने से भी मुझे गुस्सा आने लगा था, चिढ़ होने लगी थी, और वो बस पैसे पैसे कर रही थी। क्या कहा तुमने? क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारे गांव कविपुर की पंचायत में आऊंगी और सबको बताऊंगी तुम्हारे और मेरे बारे में। चांदनी, सरासर गलत बात है। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया दुर्जन? मैं तो सरपंच जी को बच्चे के बारे में भी बताऊंगी। बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा जो 2 महीने से मेरे अंदर पल रहा है। हेलो चांदनी, मेरी बात सुनो। मैं पहली ट्रेन पकड़ के मुंबई आता हूँ और हम मिलके बात करते हैं। मुझे मेरे 75,000 आज ही चाहिए। चांदनी, 75,000 नहीं हो पाएंगे मुझसे, समझने की कोशिश करो तुम। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं आज ही आ रही हूँ लेने। उस दिन मेघना शहर के बाहर गई थी और मैं मेघना के घर पे बिल्कुल अकेला था। तूने पहले से तय कर लिया था कि तू उसे मार डालेगा? हाँ साहब, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे कुछ सूझा नहीं। कत्ल किसी बात का हल होता है कभी? जानता हूं साहब, इसलिए मैंने एक आखिरी कोशिश की प्यार जिंदा करने की, ताकि कत्ल करने का मेरा इरादा बदल जाए। और मैं उसके नजदीक गया। पैसे दे दो दुर्जन, मैं लेट हो रही हूँ। चांदनी, देखो दुर्जन, पेट का बच्चा मैं तुम पर नहीं थोपने वाली, पर अभी मुझे पैसे दे दो। उसके बाद जब तुम्हारा दिल करे मेरे पास आ जाओ, मेरा इस्तेमाल करो। मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें, पर मुझे पैसे पूरे चाहिए। पैसा सब कुछ होता है दुर्जन, जो मुझे अंकिता की शादी के लिए चाहिए। दे दो मुझे पैसे, मुझे जाना है। अरे है ही नहीं तो कहां से दूंगा तुमको पैसे? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दुर्जन, तुम समझते क्यों नहीं? तुमने मेरा 75,000 का इस्तेमाल किया है। किसी भी दूसरे कस्टमर की तरह हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। दे दो मेरे पैसे दुर्जन, हक के पैसे है वो मेरे। चांदनी के पेट में तेरा बच्चा पल रहा था दुर्जन। जानता हूं साहब। दलितपुर में रमन परमार के घर एक बच्ची है, 2 साल की। चांदनी ने उसे वहां छोड़ा था, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि वो बच्ची किसकी है। मेरी है साहब, मेरी और चांदनी की बच्ची है। 2 साल पहले मुंबई में पैदा हुई थी। मैंने बोला था चांदनी को गिरा दे,
लेकिन चांदनी को चाहिए थी। तुम्हारे घर में जो बच्ची है वो चांदनी की ही है और दुर्जन सभापत उसका बाप है। अब तुम लोग जब भी चाहो अपने गांव जा सकते हो। दुर्जन सभावत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 315 के तहत शिशु को जन्म लेने से रोकने के लिए और धारा 316 के तहत आपराधिक मानव हत्या के फलस्वरूप भ्रूण हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। दुर्जन अतीत का एक साया था, एक ऐसा अतीत जिसने दुर्जन और चांदनी दोनों की जिंदगी को बुरे के लिए बदल दिया। और अब जब ये अतीत का साया वर्तमान में मंडराने लगा, तब उनके बीच अतीत में सुलगी प्यार की चिंगारी को वो सिर्फ गलत हवा दे पाया। प्यार तो दूर की बात है, ये दोनों एक दूसरे से ऊब गए। इस साये ने चांदनी को अपने फायदे का एक मौका दिखाया और दुर्जन को भ्रमित किया कि ये रिश्ता उसे स्त्री सुख दे सकता है बिना शादी के बंधन के। कभी कभी अतीत का कोई भविष्य नहीं होता। चांदनी और दुर्जन के भविष्य को अतीत का साया निगल गया। चांदनी अपनी जान गंवा बैठी और दुर्जन अब जीते जी रोज मरेगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।